हमारा टॉपिक रहेगा तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते बेटा इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र विश्लेषण को हम अनेक नाम से जानते हैं। इसको हम उदासीन वक्र, समभाव वक्र, सम उपयोगिता वक्र, अधिमान वक्र, प्रतिस्थापन वक्र विश्लेषण के नाम से जानते हैं, जो क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रम सूचक दृष्टिकोण या प्राथमिक क्रम दृष्टिकोण पर आधारित है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि उपयोगिता को मापन के लिए दो दृष्टिकोण आए थे, एक गणनावाचक दृष्टिकोण, एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। एक कार्डिनल अप्रोच थी और एक ऑर्डिनल अप्रोच थी। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। उन्होंने कहा था कि उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है और इसके माध्यम से उन्होंने सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों को देखकर उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताई थी और सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से एक उपभोक्ता जिसका उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना, यानी एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति कैसे करता है, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से उन्होंने एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए कुछ नियम बताए, कुछ शर्तें बताई। लेकिन प्रोफेसर जे.आर. हिक्स जो क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, तो बेटा ध्यान दो कि उपयोगिता मापन के दो दृष्टिकोण जो पिछले वीडियो में हमने बताए थे, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता जो जे.आर. हिक्स था, उसने कहा कि यार गणनावाचक दृष्टिकोण में कुछ कमियां हैं, यानी हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, उपयोगिता को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कमियां क्या बताई कि मार्शल द्वारा प्रतिपादित जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसमें कुछ कमियां थी कि उन्होंने कहा कि उपयोगिता तो एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, एक भावनात्मक विचारधारा है, उपयोगिता एक मन का विज्ञान है, क्योंकि किसी वस्तु की उपयोगिता किसी व्यक्ति के लिए बदल जाती है, समय बदले, स्थान बदले, परिस्थितियां बदले, बदलती रहती है। उपयोगिता तो एक भावनात्मक विचारधारा है, तो हम उपयोगिता का मापन कैसे करें? शादी ब्याह में जो ड्रेस अपने को बहुत अच्छी लगती है, जो पोशाक अपने को बहुत अच्छी लगती है, वही हमारे घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो खराब लगने लग जाती है। तो मन का विज्ञान है, किसी को आम पसंद है तो आम की उपयोगिता ज़्यादा है, लेकिन किसी को आम पसंद नहीं है तो आम की उपयोगिता नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि उपयोगिता तो व्यक्तिगत और सापेक्षिक होती है, यानी उपयोगिता अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग होती है, यानी उपयोगिता तो बदलती रहती है। फिर मापन कैसे संभव है? और मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया। मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया जो खुद अस्थिर है, खुद परिवर्तनशील है। यानी हम कहते थे पुराने ज़माने में मुद्रा की इतनी वैल्यू कि लोग जेब भरकर नोट ले जाते थे और गाड़ी भरकर माल लाते थे। आज क्या हो रहा है? आज लोग गाड़ी भरकर नोट ले जाते हैं, जेब भरकर माल लाते हैं, यानी खुद मुद्रा अस्थिर है, खुद का कोई स्थिरपन नहीं है, तो वो दूसरों का मापन कैसे करेगा? और इसी तीन कमियों के कारण कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक होती है, मुद्रा रूपी मापदंड अस्थिर होने के कारण प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि हम उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, मुद्रा रूपी मापदंड से माप नहीं सकते, केवल हम उन्हें क्रम दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की पुस्तक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल, जो लिखी गई थी 1939, और उन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। लेकिन यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मार्शल ने कहा कि मैंने संख्यावाचक दृष्टिकोण से, गणनावाचक दृष्टिकोण से एक उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त करता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से मैंने बताया कि जहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत आपस में बराबर हो, या आधुनिक अर्थशास्त्र ने दो शर्तें बताई थी कि mu x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल टू mu y अपॉन प्राइस ऑफ y डॉट डॉट mu m अपॉन n, और प्राइस ऑफ x इंटू क्वान्टिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वान्टिटी ऑफ y इक्वल टू इनकम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें थी और मार्शल ने कहा कि मैं उपभोक्ता संतुलन ले आया।
अब हिग्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मैं क्रमवाचक दृष्टिकोण से एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे दूं। इसके लिए उन्होंने उपभोक्ता संतुलन के लिए जे.आर. हिग्स ने उदासीन वक्रों का प्रयोग किया, सम उपयोगिता वक्रों का प्रयोग किया, संभाव वक्रों का प्रयोग किया, अधिमान वक्रों का प्रयोग किया। यानी हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, हमारा टॉपिक है उदासीन वक्र। उदासीन वक्रों का सहारा लिया। तो इन तटस्था वक्र रेखाओं का सर्वप्रथम प्रतिपादन क्या हिग्स ने किया? नहीं बेटा, उदासीन वक्र रेखाओं का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला एडवर्थ महोदय था। यानी तटस्था वक्र रेखाओं का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्थ महोदय ने सन 1818 में, उदासीन वक्र रेखाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडवर्थ महोदय ने 1818 में किया। लेकिन तटस्था वक्र विश्लेषण को बहुत अधिक व्यापक बनाना, बहुत अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर जे.आर. हिग्स को जाता है। प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर जे.आर. हिग्स को जाता है। अतः इसे हिग्स एलन दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। तटस्था वक्र विश्लेषण के परिचय के पश्चात तटस्था वक्र विश्लेषण की क्या मान्यताएं हैं? हम तटस्था वक्र विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें क्या मान्यताएं लेकर चलनी है? नंबर एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। यानी पहली मान्यता हमें ये लेनी है कि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी उपभोक्ता को अपना आय स्तर, यानी इसमें उदासीन वक्र विश्लेषण बेटा उपभोक्ता की आय हमेशा क्या रहेगी? स्थिर। दोनों वस्तुओं की कीमतें, यानी यहाँ पर उदासीन वक्र विश्लेषण में हम दो वस्तुओं का संयोग लेंगे। तो यहाँ पर वस्तुओं की कीमतों की उपभोक्ता को पूरी जानकारी है और वस्तुओं की कीमतें भी क्या रहेगी? स्थिर। और एक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि की क्या करना? प्राप्ति करना। एक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना और संतुष्टि की प्राप्ति करने से संबंधित सभी सूचनाओं की जानकारी एक उपभोक्ता को रहती है। यानी पहली मान्यता इंपॉर्टेंट क्या है? एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता को अपना आय स्तर, वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी होती है। एक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना और अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसकी जानकारी एक उपभोक्ता को रहती है। तो पहली मान्यता अपनी पूर्ण हुई। एक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? विवेकशील। नंबर 2, उदासीन वक्र विश्लेषण का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम दो वस्तुओं का संयोग लेंगे। वे वस्तुएं एक्स वाई हो सकती है, ए एंड बी हो सकती है, ए ब हो सकती है। यानी हमेशा दो वस्तुओं का संयोग रहेगा और दो वस्तुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं बेटा? बंडल। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बंडल किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी दो वस्तुओं के संयोग को क्या कहते हैं? बंडल। और उदासीन वक्र विश्लेषण में हमें हमेशा कितनी वस्तुओं का संयोग लेंगे? दो वस्तुओं का। तीसरी मान्यता हम लेकर चलते हैं उपयोगिता एक क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। आपको ध्यान हो तो उपयोगिता के मापन के दो दृष्टिकोण थे, गणनावाचक और क्रमवाचक। तो उदासीन वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी हम उपयोगिता को संख्याओं में या मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उपभोक्ता की पसंदगी को हम श्रेणीकरण कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, इस तरह से हम उसको क्रम दिया जा सकता है। नंबर चौथी मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, पसंद संगति युक्त, जिसको हम सकर्मकता कहते हैं, ट्रांजेक्टिविटी कहते हैं। ट्रांजेक्टिविटी, सकर्मकता या पसंद संगति युक्त का मतलब होता है बेटा, अगर आपको ए वस्तु श्रेष्ठ लगती है बी से, बी वस्तु श्रेष्ठ लगती है सी से, तो ए वस्तु हमेशा श्रेष्ठ होगी किससे? सी से। माना कि आपके तीन दोस्त हैं, राम, मोहन और श्याम। सबसे बेस्ट राम है, उसके बाद मोहन है, उसके बाद श्याम है। तो श्याम से हमेशा राम बेस्ट होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि ए श्रेष्ठ है बी से, बी श्रेष्ठ है सी से, तो ए हमेशा श्रेष्ठ होगा किससे? सी से। इस तरह से उनका पसंद है वो हमेशा संगति युक्त या सकर्मकता में रहेगी। और इसी तरह से तटस्था वक्र विश्लेषण जो है वो प्रतिस्थापन के सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस पर आधारित है। जो एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा घटती हुई मानी गई है। सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा घटती हुई मानी गई है। एमआरएस क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तटस्था वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा घटती हुई मानी गई है। और इसी मान्यता के कारण भी उदासीन वक्र जो होते हैं वो मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर, मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन
कॉन्वेक्स, यानी उदासीन वक्र हमेशा क्या होते हैं, कॉनकेव नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स, यानी उन्नतोदर होते हैं, नतोदर कभी नहीं होते हैं। तो इन मान्यताओं के आधार पर हम तटस्थ वक्र विश्लेषण पढ़ेंगे। वो मान्यताएं मुख्य रूप से क्या क्या है, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, दो वस्तुओं का संयोग रहेगा, उपयोगिता को संख्या में व्यक्त नहीं करके क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित रहेगी, पसंद संगति युक्त रहेगी, और तटस्थ वक्र विश्लेषण घटती एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा घटती हुई होती है। ये एमआरएस क्या होती है, हमारे सामने एक नया प्रश्न उभर कर आया, एक बहुत बड़ी समस्या है कि एमआरएस क्या होता है। तो हम अब अध्ययन करेंगे एमआरएस के बारे में, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में, ताकि हम तटस्थ वक्र विश्लेषण को आगे बढ़ा सके। तो हमारे सामने अब एक नया प्रश्न आता है कि एमआरएस क्या होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करें। अपना पॉइंट है सीमांत प्रतिस्थापन दर। अपनी मान्यताओं में मैंने कहा था कि उदासीन वक्र विश्लेषण में ये मान्यता लेकर चलते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस लगातार घटती हुई होती है। लेकिन तटस्थ वक्र विश्लेषण का हम अध्ययन करें, उदासीन वक्र क्या होते हैं, उदासीन तालिकाएं क्या होती है, तो हम रेखाचित्र और तालिकाओं के माध्यम से एमआरएस को समझते हुए हम आगे का अध्ययन करें कि गणनावाचक दृष्टिकोण में, देखिए बेटा, जिस प्रकार से गणनावाचक दृष्टिकोण में, मार्शलियन दृष्टिकोण में सीमांत उपयोगिता अपना महत्वपूर्ण उपकरण थी। हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा, सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, उसमें सीमांत उपयोगिता अपना महत्वपूर्ण उपकरण थी, एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर आई थी एमयू। उसी प्रकार से जब तटस्थ वक्र विश्लेषण पढ़ेंगे, उदासीन वक्र विश्लेषण पढ़ेंगे, तो उदासीन वक्र विश्लेषण में क्रमवाचक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण उपकरण है कौन बेटा, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, तभी इसको आसानी से समझ पाएंगे। जब हम उदासीन वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ें, तो पहले हम एक उदासीन तालिका का अध्ययन करें। उदासीन तालिका में कुछ मान्यता लेकर चलते हैं। नंबर 1, कितनी वस्तुओं का संयोग लेना, हमें 2 वस्तुओं का संयोग, यानी उदासीन वक्र विश्लेषण द्विवस्तु मॉडल है। यानी पहली बात ध्यान रखें, उदासीन वक्र विश्लेषण कितने वस्तु मॉडल बेटा, द्विवस्तु मॉडल, यानी हमें कितनी वस्तुओं का संयोग लेना, 2 वस्तुओं का संयोग। वे वस्तुएं एक्स वाई हो सकती है, शर्ट जींस हो सकता है, पान और चाय हो सकता है, केला संतरा हो सकता है, कोई भी 2 वस्तुओं का संयोग लेना है। जैसा कि तालिका में मैंने 2 वस्तुएं ली, एक एक्स वस्तु एक वाई वस्तु। इसकी जगह आप कुछ भी 2 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। मैंने सामान्य तौर पर एक्स वस्तु और वाई वस्तु ली। नंबर 2, मान्यताओं मैंने आपको कहा था कि उपभोक्ता की आय हमेशा क्या रहेगी, स्थिर। उपभोक्ता की आय हमेशा स्थिर का मतलब है, अगर मुझे एक वस्तु की मात्रा बढ़ाऊंगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वस्तुओं का संयोग लेना है, और 2 वस्तुओं के संयोग में अगर दोनों वस्तुओं की मात्रा में लगातार बढ़ाऊं तो आय तो स्थिर है, तो दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ नहीं सकती। दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाऊंगा तो आय का पूर्ण उपयोग नहीं होगा। तो आय का पूर्ण उपयोग हो और आय स्थिर है, तो ये तभी संभव है जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या है, घटेगी। लेकिन एक मान्यता और मान के चलते हैं कि उदासीन वक्र जो बनेगा उस पर स्थित कोई भी बिंदु हो, चाहे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, कोई बिंदु हो, उस पर हमें समान संतुष्टि की प्राप्ति होनी चाहिए। समान संतुष्टि, यानी समान संतुष्टि कब संभव है, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे को शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन लेना है, तो अगर शर्ट स्थिर है और पैंटें बढ़े तो मेरी उपयोगिता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर शर्ट स्थिर हो, पैंटें घटे तो उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। मुझे हर बिंदु से संतुष्टि का स्तर क्या लेना, समान। ये तभी संभव है बेटा, समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करनी, घटानी है। जैसा कि माना कि एक राम है, राम नाम का एक पर्सन है, उपभोक्ता है, वो 2 वस्तुओं का संयोग लेना चाहता है और उसकी आय स्थिर है। तो अगर वो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे माना कि उसकी इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये से एक्स वस्तु की 1 मात्रा और वाई वस्तु की 30 मात्रा का संयोग संभव है। अब वो कहता है कि नहीं, मुझे तो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ानी है, और संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या लेना है, समान। मैंने समान संतुष्टि के लिए ए बी सी
डी, ई और एफ बिंदु सब पर जेड जेड लिख दिया। जेड का मतलब एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। समान संतुष्टि क्योंकि उपयोगिता मापनीय नहीं है, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। जेड का मतलब है सभी बिंदुओं से संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। अगर मैं एक वस्तु एक्स वस्तु की मात्रा 1 से बढ़ाकर 2, 2 से बढ़ाकर 3, 3 से बढ़ाकर 4, 4 से बढ़ाकर 5 और 5 से बढ़ाकर 6 करता हूँ, यानी एक एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, तो वाई वस्तु की मात्रा लगातार क्या होगी, घटेगी। लेकिन घटने की दर कैसे घटेगी, ये निर्भर करता है किस पर बेटा, एम आर एस पर। किस पर निर्भर करता है, एम आर एस पर, सीमांत प्रतिस्थापन दर पर। और मैंने आपको जब तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं पढ़ाई थी तो सीमांत प्रतिस्थापन दर लगातार क्या होती, घटती है। तो तालिका बनाने का तरीका समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एमआरएस कैसे निकालते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकालते हैं, ये भी समझा दूंगा। देखिए मैंने कहा कि एक वस्तु को बढ़ाऊँ, दूसरी वस्तु की मात्रा को मैं त्यागूंगा। तो कितनी मात्रा त्यागूंगा, जैसे सपोज करो मैंने अपने हिसाब से लिखा कि पहले मैं 5 त्यागूंगा, यानी 5 त्यागूंगा और 1 प्राप्त करूँगा। अगला कहा कि 4 1 3 1 2 1। एमआरएस लगातार घटती हुई बनानी है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी एमआरएस लिख सकते हैं। मैंने 5 4 3 लिखी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने लिखा 10:1, 8:1, 6:1, 4:1 और 2:1। इसका मतलब एमआरएस का मतलब है कि 1 बढ़ाऊंगा 10 वस्तुएं त्यागूंगा, 1 वापस बढ़ाऊंगा तो 8 त्यागूंगा, 1 वापस बढ़ाऊंगा तो 6 त्याग करूंगा। यानी त्यागने की दर जो एमआरएस है वो लगातार घटती हुई होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें लेकिन घटता हुआ लिखें, क्योंकि ये तालिका हो सकता है एग्जाम में आपको बनानी पड़े, हो सकता है आपको निकालनी पड़े। निकालेंगे कैसे, इसके बारे में भी हम बाद में अध्ययन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिख दो जो इन सबके योग से ज़्यादा हो अपने हिसाब से। जैसे इन सब का योग हो रहा बेटा 18, 6, 24, 28 और 30। 30 से ज़्यादा कोई भी संख्या लिख दें ताकि हम आसानी से घटा सकें। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 40 लिखा, 30 से ज़्यादा 35 भी लिख सकते हैं, 38 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो। अब देखिए बेटा, एक वस्तु एक्स वस्तु की एक मात्रा बढ़ाई तो वाई वस्तु की कितनी त्याग करूँ, 10 मैंने लिख रखा है, सब मैंने मान रखा है, ये काल्पनिक है। तो 10 त्याग करूँ तो कितनी रह गई बेटा, 30। यानी 1 बढ़ी और 10 घट गई, 30 रह गई। अब कहोगे एक एक्स वस्तु की मात्रा और बढ़ाओ तो कितना त्यागूँ मैं, 8। अब 8 त्यागो, 30 में से 8 गए तो कितने रह गए बेटा, 22। और एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाने पर 6 त्यागूँ तो 6 त्यागो, देखो 22 में से 6 जाएंगे, कितने रहेंगे, सोचिए आप, 22 में से 6 जाएंगे कितने रहेंगे बेटा, तो हाँ यस क्या रहेंगे बेटा, 16। और कहा कि नहीं सर एक और बढ़ाना, एक्स वस्तु की एक मात्रा और बढ़ाए तो कितनी वस्तुएं त्यागी, 4। ये लीजिएगा 4 त्यागी, कितने रह गए बेटा, 12। और एक और बढ़ाए तो कितने, एक बढ़ाए तो कितनी त्यागी, 2, 10 हो गई। इस तरह से हम टेबल आसानी से बना सकते हैं। एक उदाहरण और लेकर चलते हैं, एमआरएस को चेंज करते हैं अपन, एमआरएस को चेंज करके दूसरी संख्या लिखते हैं और उसके आधार पर वापस, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे सपोज करो एमआरएस मैंने लिखी 15:1, 12, 9, 6 और 3। मैंने कहा ना एमआरएस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं लेकिन घटता हुआ लिखना है आपको। अब इन सब की टोटल अगर देखें 9 9 18, 18 और 2 20, 30, 45 हो रही है, मैंने यहाँ 50 लिखा। देखिए अब एक बढ़ाया 15 त्यागो, कितना रह गया बेटा, 35। अब एक संख्या और बढ़ाई, 35 में से 12 जाएंगे, 35 में से 12 जाएंगे, कितने रहेंगे बेटा, 23। अब एक और बढ़ाया मैंने एक, तो 23 में से कितने जाएंगे बेटा, 9 चला दो, तो 23 में से 9 जाएंगे, बोली कितने रहते बेटा, 23 में से 9 गए तो 23 में से 9 गए तो कितने बेटा, 14। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 चला दो, कितने रह गए बेटा, 8। और 8 में से 3 चलाओ, कितने, 5। अब एमआरएस कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी हम देखेंगे। एमआरएस को ज्ञात करने के लिए हमें देखिए एमआरएस का सूत्र क्या होता है, एमआरएस एमआरएस बराबर होता है बेटा वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की
प्राप्ति, वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति। इसको हम एक डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी वस्तु का त्याग, इस प्रश्न के अनुसार अगर देखें y वस्तु का त्याग कर रहे हैं तो कितनी माइनस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी y का हम क्या कर रहे हैं बेटा, त्याग कर रहे हैं और x की क्या कर रहे हैं बेटा, प्राप्ति कर रहे हैं। y का त्याग कर रहे हैं और x की क्या कर रहे हैं बेटा, प्राप्ति कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, एक डायग्राम के रूप में, एक तालिका के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से x वस्तु 1 2 3 4 और 5, और चाहे तो एक और बढ़ा दें, कितनी रहेगी बेटा, ये 6 वस्तुएं, ये x। यहाँ y वस्तु की मात्रा देखें, हाईएस्ट कितनी बेटा, 50 है, 50। तो 10 20 30 40 और 50, ये तालिका और तालिका का रेखा चित्र द्वारा निरूपण करें। ए संयोग देखिए, एक पर a एक वस्तु है, x वस्तु 1 और y वस्तु कितनी बेटा, 50। ये कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, a। इसी तरह से हम देखें 2 पर देखिए x वस्तु कितनी 2 और y वस्तु कितनी 35 रह गई। यानी हमने y का इतना त्याग किया और x की इतनी प्राप्ति की। ये बी बिंदु आ गया। सी बिंदु देखिए बेटा, तीसरे पर x वस्तु 3 और y वस्तु कितनी 23। ये आपके सामने सी पॉइंट आ गया। तो हमने y का इतना त्याग किया और x की इतनी प्राप्ति की। इसी तरह से डी पॉइंट पर देखिए, 4 पर कितना 14, 4 पर 14, ये डी। यानी पहले इतना त्याग किया, फिर इतना त्याग किया, फिर इतना त्याग किया, और त्यागने की दर को हम क्या कहते हैं, एमआरएस। एमआरएस की परिभाषा क्या होती है बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन त्यागी जाने वाली दर को हम क्या कहते हैं, एमआरएस। पहले कितना 15 त्यागा, फिर 12 त्यागा, फिर 9 त्यागा, फिर कितना 6। अब देखिए 5 पर कितने बेटा, 8, ये ई पॉइंट। और इसी तरह से 6 पर कितने रह गए बेटा, 5। 6 पर ये 6 और यहाँ कितना बेटा, 5। तो त्यागने की दर देखिए बेटा, और अगर इनको मैं एक साथ मिला दूँ बेटा, इन बिंदुओं को, तो जो वक्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आईसी। आईसी का नाम क्या है, उदासीन वक्र। आईसी का नाम क्या बेटा, उदासीन वक्र। तो उदासीन वक्र का आकार इस तरह से आया, लेकिन मुझे आपको एमआरएस समझानी है। तो एमआरएस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेकर बी और सी लेऊंगा, या ए और बी, या ए सी और डी पर लेकर मैं बात करूं, तो आपके सामने उदासीन वक्र का आकार इस तरह से बना। तो मैं इस उदासीन वक्र को एक सामान्य रूप से मैं बना रहा हूँ आपके सामने कि देखिए बेटा, कि उदासीन वक्र देखिए, आपको अभी चित्र के माध्यम से आपका जो उदासीन वक्र बना था वो इस तरह से बना था। ये आईसी थी बेटा, ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये एक्स यानी एक्स वस्तु है बेटा, और ये कौन सी वस्तु है बेटा, वाई वस्तु। और मैंने यहाँ पर आपको ध्यान हो तो एक ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट पर, या बी पॉइंट ले ले, बी पॉइंट। बी पॉइंट पर देखिए कितनी मात्रा है, यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर कितनी मात्रा बेटा, 2। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर सी पॉइंट लिया, क्योंकि एमआरएस मैं ज्ञात करना बता रहा हूँ आपको कि एमआरएस 3, ये इकाई यहाँ बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी चेंज इन एक्स तो क्या हुआ बेटा, प्लस हुआ, और माइनस चेंज इन वाई, यानी वाई में क्या हो रही, गिरावट। और यहाँ कितने बेटा, 23 मात्रा, 23। अब यहाँ पर मैंने ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया यहाँ पर मैंने। तो या यूँ कहे कि ये एक्स थी, एक्स से बढ़कर क्या हुई, x1, ये वाई थी, वाई से घटकर इसको मैं पेन इंक चेंज कर दूं बेटा आपके सामने, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आए बेटा। देखिए बेटा आपके सामने पहले बिंदु क्या था, x था, x के बढ़कर क्या हो, x1, ये y था, y से घटकर क्या हो गया, y0, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, और ये मैंने क्या किया बेटा, a पॉइंट किया। ठीक है। अब एमआरएस का सूत्र क्या होता है, वस्तु का त्याग बटे में वस्तु की प्राप्ति। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस प्रश्न में अगर देखें तो y वस्तु का तो क्या कर रहा है बेटा, हो रहा बेटा, त्याग हो रहा है, और x वस्तु की क्या हो रही बेटा, प्राप्ति। तो वस्तु का त्याग माइनस चेंज इन y,
यानी y की गिरावट, x वस्तु की प्राप्ति, x की प्राप्ति। तो आइएगा, मैंने त्याग कितना किया, त्याग किया y0, y से y0, प्राप्त क्या किया x से x1। और देखिए मैंने त्यागा कितना बेटा, मैंने ये पॉइंट त्यागा, यानी b और a के बराबर त्याग किया और c और a के बराबर क्या हुई प्राप्ति। तो त्यागी कितनी वस्तुएं, 35 में से 23 गए कितने बेटा 12, और प्राप्त कितने किया बेटा 2 से बढ़कर कितना हुआ 1, यानी MRS 12:1, यानी ये MRS। तो सुनिए, MRS निकालने का सूत्र, परिभाषाएं अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन MRS का सूत्र क्या होता है, वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति, यानी त्यागी जाने वाली वस्तु अपन प्राप्त की जाने वाली वस्तु। सपोज करो एक क्वेश्चन और देते हैं कि मैंने कहा कि इधर घोड़े हैं और इधर कितने बेटा क्या है बेटा गधे। 4 घोड़े जितनी घास खाते हैं उतने ही 10 गधे घास खाते हैं। घोड़े बढ़कर 6 हो गए, घोड़े बढ़े तो गधे घटकर कितने रह गए 4। अब आपको कहा गया है MRS ज्ञात कीजिए। MRS का सूत्र क्या होता है, वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति। कुल कितने गधों का त्याग हो रहा है बेटा, 6 गधों का त्याग हो रहा है। घोड़े कितने बढ़ रहे हैं 2, यानी हम करें ऊपर 3 और 1, यानी 3:1, यानी 3 गधों के बराबर एक घोड़ा क्या कर रहा है, घास चर रहा है, घास खा रहा है। इसका मतलब क्या 3:2 क्या हुआ 1। वापस देखिए बेटा कि घोड़े कितने घटे हैं 6, गधे कितने कम हुए हैं 6, घोड़े कितने बड़े हैं 2। अगर इसको मैंने सॉल्यूशन किया तो 3:1, यानी एक घोड़ा जो बड़ा है वो 3 गधों के बराबर घास क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसी तरह से MRS का सूत्र क्या होता है, वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति। यहाँ पर भी देखिए बेटा, एक वस्तु बढ़ी, कितनी वस्तुएं कम हो गई 15, वापस एक वस्तु बढ़ी, कितनी वस्तुएं कम हो गई 12, एक x की वृद्धि हुई, y कितना घट गया 9, फिर एक x की वृद्धि हुई, y कितना घट गया 6, एक x की वृद्धि हुई, y कितना घट गया बेटा 3। इस तरह से x की वृद्धि के साथ y वस्तु की कमी जो दर होती है उसको क्या कहते हैं MRS। और MRS का में ध्यान दें, समान संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो MRS की परिभाषा क्या बन सकती है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ, उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी या त्याग करता है। तो त्यागी जाने वाली दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, जो लगातार घटती जाती है। अतः इसे ह्रासमान घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की परिभाषा क्या होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको ये बात ध्यान रखनी कि उदासीन वक्र पर कोई भी बिंदु हो, चाहे A बिंदु, चाहे B बिंदु, चाहे C, D, E और F, इसे सब हर बिंदु से संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हम MRS के लिए क्या है, आय स्थिर होने के कारण और समान संतुष्टि की प्राप्ति होने के लिए जब एक वस्तु की मात्रा में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में हम क्या करेंगे, कमी या त्याग करेंगे। दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करेंगे, कमी करेंगे, घटाएंगे या त्यागेंगे। और त्यागी जाने वाली दर को हम क्या कहते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो जिस प्रकार से गणनावाचक दृष्टिकोण में, मार्शलियन दृष्टिकोण में सीमांत विगिता, मार्जिनल यूटिलिटी अपना महत्वपूर्ण उपकरण थी, उसी तरह से तटस्थता वक्र विश्लेषण में, उदासीन वक्र विश्लेषण में MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर अपना महत्वपूर्ण उपकरण रहेगी। और इसकी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए, क्या कहा मैंने, कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ
उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी या त्याग करता है। दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी या त्याग करता है। अतः त्यागी जाने वाली दर को क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर, जो लगातार घटती जाती है। देखिए 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, यानी एमआरएस लगातार घटती जाती है। इसलिए इसको हम ह्रासमान या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी या त्याग करती है, तो त्यागी जाने वाली दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, जो लगातार घटती जाती है। अतः इसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। तो एमआरएस का सूत्र क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर का सूत्र होता है वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति। अब यहाँ बेटा ध्यान दे कि एमआरएस कहती मैं कम नहीं हूँ। एमआरएस दो तरह की होती है। एक होती है एमआरएस एक्स ऑन वाई, और एक होती है एमआरएस वाई ऑन एक्स। अगर एक्स आगे है तो एक्स ऑन वाई का मतलब है, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, एक्स त्याग सकता है और वाई प्राप्त कर सकता है, वाई त्याग सकता है और एक्स प्राप्त कर सकता है। तो देखिए बेटा, एक्स अगर एमआरएस एक्स ऑन वाई है तो एक्स की प्राप्ति करेंगे और वाई का क्या करेंगे? त्याग। तो त्याग किसका? चेंज इन वाई का। प्राप्ति किसकी? चेंज इन एक्स की। और अगर ये एमआरएस वाई ऑन एक्स है तो वाई की तो क्या हो रही बेटा? प्राप्ति, और एक्स का क्या? त्याग। तो एक्स का त्याग है तो माइनस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन क्या बेटा? वाई। तो वापस देखिए एमआरएस का सूत्र क्या होता है? वस्तु का त्याग बटे वस्तु की प्राप्ति। एमआरएस कहती है कितने तरह की? दो, एमआरएस एक्स ऑन वाई और एमआरएस वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब होता है एक्स की प्राप्ति वाई का त्याग, और वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई की प्राप्ति एक्स का त्याग। इस तालिका में देखिए बेटा, एक्स वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ रही है और वाई वस्तु की मात्रा लगातार क्या हो रही? घट रही है। यानी एक्स की वृद्धि के साथ वाई वस्तु का क्या हो रहा? त्याग। इसलिए मैंने यहाँ एमआरएस क्या लिखा? एक्स वाई। एमआरएस क्या लिखा? एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है एक्स की वृद्धि और वाई की कमी, एक्स की प्राप्ति और वाई का त्याग। तो अगर हमें किसी बिंदु पर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एमआरएस का सूत्र होता है वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति। मैं दो बिंदु लेता हूँ बेटा, एक बिंदु बी और एक बिंदु क्या? सी। बिंदु बी पर वाई वस्तु की 35 और 23 मात्राएं हैं और एक्स वस्तु की 2 और 3 मात्राएं हैं। तो वाई वस्तु का त्याग हो रहा है, वाई वस्तु में गिरावट आ रही है और एक्स वस्तु में क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। तो मैंने क्या लिखा बेटा? एमआरएस एक्स वाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी वाई का त्याग वाई 0 कम हो रहा है, x1 क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो घट कौन रहा है? बी ए, यानी ए बी में कमी आ रही है और ए सी में क्या हो रहा है बेटा? वृद्धि। कमी कितनी आ रही है? 35 माइनस 23। वृद्धि कितनी हो रही है बेटा? 3 माइनस 2, यानी 12 का त्याग कर रहे हैं और एक की क्या बेटा? प्राप्ति। यानी 12 वस्तुओं का त्याग और एक वस्तु की क्या बेटा? प्राप्ति। यह है एमआरएस एक्स ऑन वाई। तो फाइनल में हम कह सकते हैं, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता अपना महत्वपूर्ण उपकरण थी, उसी तरह से तटस्थता वक्र विश्लेषण में एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर अपना महत्वपूर्ण उपकरण है और उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी या त्याग करता है, तथा त्यागी जाने वाली दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, एमआरएस कहते हैं, जो लगातार घटती जाती है। अतः इसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। एमआरएस का सूत्र होता है वस्तु का त्याग बटे हुए वस्तु की प्राप्ति, और एमआरएस दो प्रकार की होती है, एमआरएस एक्स ऑन वाई और एमआरएस वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स की प्राप्ति वाई का त्याग, वाई ऑन एक्स का मतलब है वाई की प्राप्ति एक्स का त्याग।